नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और देवभूमि के दंगल में आज हम बात करेंगे स्टिंग की जांच घर तक पहुंची आज। उत्तराखंड में साल 2016 में हुए स्टिंग ऑपरेशन मामले का जिक्र एक बार फिर बाहर आ गया है। लोकसभा चुनाव से पहले इस मामले में हो रही कार्रवाई पर विपक्ष ने सवाल खड़े किए। वहीं गुरुवार को सीबीआई ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत व पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत को नोटिस दिया। सीबीआई की टीम हरीश रावत के घर पहुंची। हालांकि हरीश रावत तो सीबीआई के अधिकारियों को नहीं मिले, लेकिन हरीश रावत ने छुट्टी के दिन भी सीबीआई के आने पर हैरानी जताते हुए बीजेपी सरकार पर उत्पीड़न का आरोप लगाया है। वहीं सीबीआई के नोटिस मिलने के बाद एक बार फिर सत्यमेव जयते का उद्घोष किया गया है। आपको बता दें कि वर्ष 2016 में तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत के बहुचर्चित स्टिंग मामले में वॉइस सैंपल लेने के लिए सीबीआई ने 4 नेताओं को नोटिस जारी किए हैं। इनमें हरीश रावत, हरक सिंह रावत के साथ ही कांग्रेस विधायक मदन सिंह बिष्ट और स्टिंग कर्ता और वर्तमान में निर्दलीय विधायक उमेश कुमार सम्मिलित हैं। इन नेताओं को नोटिस तामील किए जा रहे हैं और सवाल यह है कि क्या लोकसभा चुनाव से पहले सीबीआई की यह कार्रवाई विपक्ष के नेताओं की आवाज दबाने की कोशिश है। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, उससे पहले रिपोर्ट देंगे। उत्तराखंड में साल 2016 में हुए स्टिंग ऑपरेशन मामले का जिन एक बार फिर बाहर आ गया है। लोकसभा चुनाव से पहले इस मामले में हो रही कार्रवाई पर विपक्ष ने कई सवाल खड़े किए हैं। वहीं गुरुवार को सीबीआई ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत व पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत को नोटिस दिया। सीबीआई की टीम हरीश रावत के घर पहुंची थी। हालांकि हरीश रावत तो सीबीआई के अधिकारियों को नहीं मिले, लेकिन हरीश रावत ने छुट्टी के दिन भी सीबीआई के आने पर हैरानी जताते हुए बीजेपी सरकार पर उत्पीड़न का आरोप लगाया। वहीं सीबीआई के नोटिस मिलने के बाद एक बार फिर सत्यमेव जयते का उद्घोष किया है और कहा कि जांच एजेंसियां जितना उत्पीड़न कर सकती हैं वह झेलने को तैयार हैं और वो सीबीआई कोर्ट और उससे आगे भी हर स्तर पर इसके लिए लड़ेंगे। वहीं कांग्रेस नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने भी सीबीआई की इस कार्रवाई पर सवाल खड़े किए हैं। दिल्ली से यहाँ तक पहुंचे छुट्टी के दिन जो है, और सुबह सुबह आ गए। मैं किसी के वहाँ सीबीआई खाने के लिए गया था, तो जब मुझे मालूम पड़ा तो घर आकर के जब बताया इन्होंने, तो मैंने फिर फेसबुक में भी आमंत्रण भेज दिया और इत्फाक से वो टेलीफोन नंबर दे करके गए थे, भले लोग थे, तो मैंने उन पर टेलीफोन करके अभी उन्होंने नोटिस उसको सर्व किया है। अब वकील आपसे बात करेंगे। हमारा बिल्कुल साफ मानना है कि हमें जो कुछ भी इस प्रकरण में नुकसान होना था वो 2016-17 में हो चुका है। एक दुष्प्रचार षड्यंत्रपूर्वक रचे गए स्टिंग के परिणाम स्वरूप हमको झेलना पड़ा। कांग्रेस को भी नुकसान हुआ और मुझे व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का भी नुकसान हुआ, और अब ये कुछ उत्पीड़न कर सकते हैं, हम उसको झेलने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। गिरफ्तारी की बात कुछ भी नहीं, हर चीज के लिए तैयार है। आखिर कानून जो है किसी समय तो हमारे पक्ष में खड़ा होगा। तो मैं कह रहा हूँ गलत हुआ तो क्या उस गलत को आप 8 साल बाद देर से मिला हुआ न्याय, जिसको भी न्याय की जरूरत थी, देर से मिला हुआ न्याय भी अन्याय से कम नहीं होता है। 8 साल में तो नदी में बहुत पानी बह चुका होता है। 8 साल में बहुत परिस्थितियां बदली। 8 साल में जो है 3 सरकार बदल गई। 16 के जो एक साल 16 की सरकार रही, फिर 5 साल बीजेपी सरकार रही, फिर दोबारा बीजेपी सरकार आ गई। आपको बता दें कि ये मामला सीबीआई की दिल्ली ब्रांच के पास है। इस मामले में सीबीआई की विशेष अदालत में अगली सुनवाई 4 जुलाई को होनी है। दरअसल वर्ष 2016 में कांग्रेस की तत्कालीन सरकार में बगावत के बाद मुख्यमंत्री हरीश रावत का एक स्टिंग सामने आया था। इसमें मुख्यमंत्री हरीश रावत अपनी सरकार को बचाने के लिए विधायकों का मोल भाव करते हुए स्टिंग में दिखाए गए थे। वहीं एक अन्य स्टिंग में कांग्रेस के तत्कालीन विधायक मदन सिंह बिष्ट के होने का दावा किया गया।
इस स्टिंग में पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के भी शामिल होने की बात कही गई। दावा किया जाता है कि इन दोनों के स्टिंग कर्ता उमेश कुमार है। प्रकरण की जांच सीबीआई को सौंपी गई। स्टिंग में जो आवाजें हैं उनके मिलान के लिए वॉइस सैंपल लेने की अनुमति सीबीआई ने अदालत से मांगी थी। 2016 में लोकतंत्र की हत्या का जो प्रयास उत्तराखंड में हुआ और उस पूरे प्रकरण पर तत्कालीन समय में माननीय हाईकोर्ट और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो अपने निर्देश दिए और जो सरकार गिराने के षड्यंत्र थे उसका पर्दाफाश हुआ था और हरीश रावत जी की सरकार को बहाल किया गया था। अब जो है क्योंकि उस समय डकैती हमारे घर में पड़ी, हमारे विधायकों की खरीद फरोख्त की गई, केंद्र की सत्ता का दुरुपयोग उत्तराखंड में हुआ, हम ही पीड़ित थे और हमारे ऊपर मुकदमे चल रहे हैं। और जो सीबीआई का मामला है अब 6 साल बाद फिर जो है ये जिन कब्र से बाहर निकला है, कल माननीय हरीश रावत जी उस समय घर पर नहीं थे जब उनको समन रिसीव करवाने के लिए टीम आई थी। उसके बाद हरीश रावत जी ने स्वयं फ़ोन करके उनको बुलवाया और वो समन रिसीव किया। कांग्रेस पार्टी का न्यायालय में पूरा भरोसा और हमें ये भरोसा है कि जैसे जैसे ये जांच आगे बढ़ेगी, जो पर्दे के पीछे बड़े दोषी हैं, जो चेहरे बेनकाब होने वो चेहरे बेनकाब होंगे और 2016 की तरह कांग्रेस पार्टी को निश्चित तौर पर न्याय मिलेगा। देखिए ऐसा है, ये सीबीआई का मुद्दा है और सीबीआई का प्रकरण है कि वो किस प्रकार से जांच कर रहे हैं, किस प्रकार से वो नोटिस दे रहे हैं, तो ये उनका अपना मैटर है और ये कानूनी प्रक्रिया है। इसमें भारतीय जनता पार्टी कुछ भी नहीं कर सकती है। कानूनी प्रक्रिया किस प्रकार से होती है, किस प्रकार से वो अपनी विवेचना देते हैं, किस प्रकार से वो नोटिस समाते हैं और किस प्रकार से वो कोर्ट में जाते हैं और क्या उनकी आपस में बयानबाजी होती है, आपस में क्या कोर्ट द्वारा स्टेटमेंट नोट की जाती है, तो वो उनका अपना प्रकरण है, क्या कानून की प्रक्रिया होती है। लेकिन जिस प्रकार से बयानबाजी दे रहे हैं, एक दूसरे पर ही कीचड़ उछाल रहे हैं, जहां एक हरक सिंह रावत हरदा पे कीचड़ उछाल रहे हैं और हरदा के हरक सिंह रावत पर कीचड़ उछाल रहे हैं, उससे ये साफ साबित होता है कि इनके अंतर्कलह अभी ना तो मिटे हैं, न मिटते हैं और न कभी भी मिटेंगे। तो पहले अपनी अंतर्कलह को शांत करें और शांत करने के बाद आपस में ही सोचे कि कौन किस में किस पर भारी पड़ रहा है और कौन किसका कब तक साथ देगा। कुल मिलाकर स्टिंग प्रकरण मामले का जिन एक बार फिर बाहर आने से राज्य की सियासत गर्मा गई है। हालांकि सीबीआई की 8 साल बाद हो रही इस कार्रवाई पर सवाल उठाना लाजमी है। सवाल यह है कि क्या सीबीआई की ये कार्रवाई विपक्ष के नेताओं की आवाज दबाने के लिए एक साजिश है? क्या आने वाले दिनों में हरीश रावत समेत अन्य नेताओं की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। जी हाँ, तो एक बार फिर हरीश रावत की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं और इस 2016 के प्रकरण के बाद से आपको बता दें कि ये मामला दिल्ली की सीबीआई के पास था और उसके बाद अब इसमें समन जारी किए गए जो कि वॉइस जो है उनके सैंपल लिए जाएंगे कि वो जो स्टिंग हुआ था उसकी आवाज़ से मिलान करने के लिए ये वॉइस सैंपल लेने हैं। और इस पर अब कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो आक्रामक नज़र आ रही है। बहुत सारे पहलू हैं, 2024 के लोकसभा चुनाव भी हैं, ऐसे में उत्तराखंड में हरीश रावत पर इस तरीके से समन जारी करना या सीबीआई का पहुंचना उनके घर, ये तमाम चीज़ें विपक्ष को रास नहीं आ रही हैं और आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं और रविंद्र कुमार जी प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मनीष खंडवा जी प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजेश बेस्ट जी प्रदेश प्रवक्ता आम आदमी पार्टी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, शांति प्रसाद भट्ट जी वरिष्ठ यूकेडी नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अरुण शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले शुरुआत मैं रविंद्र जी आपसे करूंगी, क्या कुछ कहना चाहते हैं इस पूरे प्रकरण में, क्योंकि विपक्ष का जो अब इस पर विपक्ष क्या जो कांग्रेस की प्रतिक्रिया आ रही है वो कहीं ना कहीं काफ़ी आक्रामक है। एक तो लोकसभा चुनाव और उसके बाद इस तरीके की चीज़ें होना, कहीं ना कहीं उनका ये साफ कहना है कि भाई चुनाव को देखते हुए ही ये जांच की आंच को तेज कर दिया गया। देखो मैं तो जिस प्रकार से देशभक्ति के कांग्रेस के प्रवक्ता ने अपना बयान दिया कि लोकतंत्र की हत्या या लोकतंत्र की हत्या सारी रिकॉर्डिंग है भाई, दुनिया ने देखी स्टिंग के माध्यम से लोकतंत्र की हत्या किसे कहते हैं। आप कह रहे हो कि मैं आंखें बंद कर लूंगा, आपने जो करना है करो लेकिन सरकार मत गिरने दो। फिर ऊपर से आरोप लगा रहे हैं खरीद फरोख्त की। अरे खरीद कौन रहा है, फरोख्त कौन कर रहा है, सब स्टिंग में जग जाहिर है। बिके तो वो नहीं जिन्होंने स्टिंग किया, कोशिश तो आपने बहुत की थी और उसके बाद आरोप लगा रहे हैं लोकतंत्र की हत्या की थी। लोकतंत्र की हत्या 26 जून 1975 को हुई थी।
यही जून का महीना है, आखिरी दिन है आज। आप बता रहे हैं लोकतंत्र की हत्या हुई थी। ये यशी जी, जिस प्रकार से कांग्रेस ये सोच रही है कि भाई हमारे कर्मों को अब 8 साल हो गए, इसे भूल जाओ, अब कुछ नहीं है इसमें। जिस प्रकार से माननीय हरक सिंह रावत जी बयान दे रहे हैं कि अरे बहुत पुराना मामला हो गया, अब इसमें पानी बहुत बह गया। पानी का क्या मतलब है? भ्रष्टाचार हुआ है। आप मुख्यमंत्री थे, आपने शपथ ली थी संविधान की, आपने कसम खाई थी मैं ईमानदारी से और सबको साथ लेके सरकार का काम करूंगा। आप उसको एक व्यापार का अड्डा बना दिया कि कर लो भैया जो जिसने जैसे करना है, लेकिन सरकार मत गिरने दो। तो इसकी जो है जांच पूरे निष्कर्ष तक पहुंचे, इसके मुकाम तक पहुंचे। इससे पहले किसी को भी ये कहने का हक नहीं है कि ये जो है इसकी टाइमिंग गलत है, ये गलत समय पे हुआ है, लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं, विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं। अरे भैया चुनाव तो भारत के अंदर लोकतंत्र देश है, चुनाव पूरे साल चलते हैं, कभी निकाय के, कभी ग्राम सभा के, कभी विधानसभा के, कभी लोकसभा के, और नहीं होते तो कभी एसोसिएशनों के चुनाव होते हैं, बार एसोसिएशन के चुनाव होते हैं, छात्र संघ के चुनाव होते हैं। चुनाव तो यहाँ है, आप चुनाव से कहां जाएंगे? क्या चुनाव हो रहे हैं तो भ्रष्टाचार पे बंद कर दे, फाइलें बंद हो जाए कि भ्रष्टाचार क्या, बहुत बढ़िया, क्या हो गया, कोई बात नहीं। तो ये नहीं चलेगा। अगर इतना बड़ा अपराध इस प्रदेश ने देखा है, देवभूमि उत्तराखंड में, एक छोटा सा राज्य है जिस राज्य की परिकल्पना करके इस उत्तराखंड को माननीय अटल जी के नेतृत्व में बना था, ये सोच के नहीं बना था कि यहाँ पे ये जो है जो मर्जी करो भैया, मैं आंखें बंद कर लूंगा, ऐसा नहीं चलेगा। चलिए मनीष खंडवाल जी। अब आज कितना विडंबना का दिन है कि बंगारू लक्ष्मण की पार्टी के लोग करप्शन पर जो है हम लोगों को शिक्षा दे रहे हैं। बड़ा मजा आता होगा इस तरह के लोगों को शिक्षा देना, बंगारू लक्ष्मण की पार्टी के लोग जो आज हमको शिक्षा दे रहे हैं। अरे भैया 9 साल से पकोड़े तल रहे हो क्या? 9 साल से पकोड़े तल रहे हो, 8 साल से केस मुकदमा हो रखा है। 8 साल में जब अब दिखाई दे रहा है कि सबसे प्रेस्टिजियस चुनाव आ गया, और अभी वो 3-4 दिन पहले उन्होंने कहा ये सीने पे हाथ मार के कि मैं एक एक भ्रष्टाचारी को अंदर कर दूंगा, तो हमें तो मालूम था ये कार्रवाई शुरू होने वाली है। और इस चीज को भारत की जनता समझ रही है, देख रही है कि बंगारू लक्ष्मण की पार्टी के लोग जो अडानी के ऊपर, जिसमें अडानी का आ नहीं बोल पाए, वो लोग आज कैसे सत्ता के लिए छटपटा रहे हैं, कैसे नेताओं को डिस्क्रेडिट करने की कोशिश करने में लग गए हैं, किस प्रकार से वो चाहते हैं कि हर प्रदेश का जो कांग्रेस का बड़ा नेता है, जो विपक्ष का बड़ा नेता है, उसको डिस्क्रेडिट कर दो और बंगारू लक्ष्मण की पार्टी दोबारा से सत्ता में आ जाए। तो अब की बार ये काट की हांडी आपकी चढ़ने वाली नहीं है। भारत की जनता बहुत विवेकशील है, समझदार है, वो समझ चुकी है कि पिछले 8 सालों से जब लोग पकौड़े तल रहे हैं, उनके जो पकौड़े तलने की कोशिश कर रहे हैं ना, वो पानी में ही पकौड़े तलने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें तेल भी नहीं डाल पा रहे। इसलिए अब आपकी हांडी चढ़ने वाली नहीं है। 8 साल में जो आपने पकौड़े तले हैं, हर चीज को जलेबी बनाया है, अब वो बिल्कुल जनता के सामने क्लियर हो चुका है। कभी त्रिवेंद्र सिंह रावत जी से पूछिएगा उस स्टिंगर के बारे में, वो बताएंगे कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने क्या क्या स्टेप्स लिए थे उस स्टिंगर के लिए। इसलिए इन चीजों में ज्यादा ना होना चाहिए, राजनीति कीजिए। आपको डबल इंजन की सरकार दी है, जैसा मणिपुर में डबल इंजन की सरकार दे रखी थी आपको। आप लोगों ने उत्तराखंड को भी मणिपुर बनाने की कोशिश करी। आप लोगों का ध्यान कहीं पे भी पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने में नहीं है, बस ये है ध्यान कि किस तरह से मीडिया में हेडलाइन मैनेजमेंट होती रहे और हमारी विफलताएं छुपती रहे। पर अब भारत की जनता इतनी समझदार हो गई है कि आपकी मीडिया मैनेजमेंट में अब वो आने वाली नहीं है। राजेश बिज जी क्या कहना चाहते हैं इस पूरे प्रकरण पर? अनम्यूट कीजिएगा। हेलो जी। एक बात तो बिल्कुल ठीक है ये सीधे कि लोकसभा चुनाव सर पर है और उत्तराखंड में जो बीते 2 साल 3 साल के अंदर जो प्रदेश की जनता के साथ जो एक तरह का अत्याचार हुआ है, उस अत्याचार पे कहीं ना कहीं इन लोग को, विपक्ष को खत्म करने की जरूरत है। और विपक्ष इसी तरीके से खत्म होगा कि वो किसी भी तरह की पार्टी के दुश्मन बनना शुरू करे, चाहे कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, उसको दबाया कैसे जाए ये भली बात की बीजेपी के लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। अभी हमारे बड़े भाई रविंद्र जी ने एक बात कही कि जी यहाँ पे मुख्यमंत्री जब थे हरीश रावत जी, उन्होंने कसम खाई थी कि मैं ईमानदारी से काम करूंगा, ये करूंगा। क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए कसम नहीं खाई थी?
क्या उन्होंने ये कसम खाई थी कि मैं विपक्ष को खत्म करने के लिए ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल इस तरीके से करूंगा? क्या उनको ये नहीं दिखाई दे रहा है कि पेपर लीक मामला जो हमारे प्रदेश के अंदर इतना बड़ा कांड, जो हमारे प्रदेश के बच्चों के भविष्य के साथ खेलने का काम हो रहा है, इसको सीबीआई की मांग की जा रही, तो सीबीआई क्यों नहीं वहां पे लगाई जा रही है? जब बहन अंकिता भंडारी के परिवार वाले बार बार कह रहे हैं कि उस राज्य मंत्री के वीआईपी का नाम बताइए जो बीजेपी के राज्य मंत्री थे, वहां पे सीबीआई के लिए इस केस को फाइल करो, तो वहां क्यों नहीं किया जा रहा है? आज लोकायुक्त की बात हम करते हैं तो लोकायुक्त अभी तक क्यों नहीं किया? इसका इसके बाद इनके पास जवाब नहीं है। आज हम ये कहते हैं जितने कांड बीते धामी जी के शासनकाल में हुए, सेकंड टर्म में हो रहे हैं, इतने कांड, हमारे प्रदेश की जनता बहुत आहत है, बहुत गुस्से में है। तो आज बीजेपी पार्टी को इस तरीके से देख रही है कि इनके सांसद गुमशुदा हैं, इसके पोस्टर लग रहे हैं अलग अलग लोकसभाओं में। इनको उसकी तैयारी को, उन लोगों के मन को एक तरह से दोबारा बदलने के इनको सीबीआई का जिन छोड़ना पड़ा है। बड़ी हैरानी की बात है कि 6 साल 7 साल हो जाते हैं, उसके बाद इन्हें पता चलता है स्टिंग ऑपरेशन हुआ, तो आज सीबीआई को इनके पास भेजना चाहिए। आप किसी भी उत्तराखंड के आदमी से पूछे तो वो सरकारी विभागों में जाता तो वर्किंग डे में वहां तक काम नहीं हो पाता है। और बड़ी हैरानी की बात है कि ओवर टाइम देके सीबीआई के अधिकारियों को छुट्टी वाले दिन, जिस दिन नेशनल हॉलीडे है, उस दिन ये हरीश रावत जी के घर पे पहुंचा। देखिए, हरीश रावत जी ने कोई काम खराब किया हो, हरीश सिंह रावत जी ने किया हो, या उमेश शर्मा जी ने XYZ जिसने भी किया हो, अगर तो उन्होंने गलत किया है तो उन्हें सजा मिलती है। उसके लिए हमारा किसी तरह की कोई ऐसी बात नहीं है कि जब उनके पक्ष में पहुंच जाए, लेकिन कार्रवाई का प्रारूप तो बीजेपी अपनाते आ रही है देश के अंदर, उस जगह पे हमारा विरोध करता है। आज आप बीजेपी वालों से स्वास्थ्य के बारे में मत पूछिए, आज आप बीजेपी वालों से बेरोजगारी के बारे में बात मत कीजिए, आज आप पेट्रोल डीजल के रेट के बारे में। ठीक है राजेश जी, वापस आते हैं आपके पास। राजेश जी की आवाज को जरा फिक्स किया जाए, उनकी आवाज ठीक नहीं आ रही। शांति प्रसाद भट्ट जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं इस पूरे प्रकरण पर? देखिए यति जी, समझिए, ये भारतीय जनता पार्टी है, ये कैसे समाज को दिग्भ्रमित करती है, ये समझने वाली जरूरत है। और उत्तराखंड की जनता इस बात को बखूबी समझ भी रही है कि लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही सातिराना तरीके से यूसीसी का मामला उठा दिया है, समान नागरिक आचार संहिता। अब आप देखिए, इसके पीछे की सच्चाई को समझने की जरूरत है। अभी इस पर जनता माहौल में आ ही रही थी, अब इन्होंने हरीश रावत जी का जो है 2016 का एक्सट्रीम उठा दिया, और सीबीआई का जो इनके ऊपर मुकदमा लगा था, अब उसका नोटिस इशू कर दिए। अब आप देखिए कि ये अगले 8 महीने केवल इसी पे गेम खेलेंगे और ध्रुवीकरण करेंगे, और इसकी आड़ में अंकिता हत्याकांड छुप जाएगा, हाकिम कौन ये छुप जाएगा, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, भर्तियों में घोटाला खत्म हो जाएगा। और ये राजनीति को, चुनाव को प्रभावित करने के लिए हरीश रावत और कांग्रेस को बेईमान और चोर साबित कर चुनाव जीतने की मंशा लेकर आएंगे। और अगर जनता सवाल खड़ा करेगी तो फिर देश और देश की एकता, एक समान, एक शांति प्रसाद जी, सीबीआई काम कर रही है अपना, सरकार तो सीधे इस बात से पल्ला झाड़ सकते हैं ना कि ये तो सीबीआई कर रही है, हमारा इसमें क्या योगदान है? यसी जी, बात को कंप्लीट करने दीजिए, मैं बात क्या कह रहा हूँ। ऐसा मैं कह दूंगा कि सीबीआई सही कर रही है, गलत कर रही है, तो बात समझ नहीं आएगी। मैं ये तमाम भूमिका इसलिए बता रहा हूँ आपको कि जब 2016 में हरीश रावत के ऊपर स्टिंग का ऑपरेशन, इस पर सीबीआई का मुकदमा लगा, मैं पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के उन तमाम भ्रष्ट नेताओं से कि आप ये बताइए कि आप 6 साल चुप क्यों थे? क्यों नहीं आपने सीबीआई जांच कराकर हरीश रावत पर कार्रवाई करी? और यसी जी, मैं आज आपके चैनल पर चुनौती के साथ कह रहा हूं कि यदि हरीश रावत और हरक सिंह रावत के ऊपर सीबीआई ने कार्रवाई कर दी तो भारतीय जनता पार्टी के छुटभैया नेता से लेकर दिल्ली तक के नेता ये सारे जेल चले जाएंगे, इतने बेईमान है ये। इसलिए जब जब इनको जवाबदेही की बात होती है तब ये जो है 1976 में देश को बदनाम किया, कांग्रेस ऐसी, भाजपा ऐसी कहकर निपटाएंगे। हमारा ये कहना है कि विधानसभा घोटाले में सीबीआई जांच क्यों नहीं हुई? आपने एम्स के अंदर 600 भर्तियां कर दी बाहर के राजस्थान के, ऐसे में आपने उन लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं करी जिनके कारण ये 600 फर्जी भर्ती हो गई? उत्तराखंड के अंदर 45,000 से ज्यादा बाहर के लोग नौकरी पा गए, मूल निवास खत्म हो गया, आज तक किसी के ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है। यहाँ के एसडीएम 100 करोड़ की संपत्ति के मालिक बन रहे हैं और उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है। इन सरकारों में आईएएस आदमी रिटायर होने से पहले जेल जा रहा है,
मैं पूछना चाहता हूं यशी जी, इन मुद्दों पर भाजपा क्यों नहीं बोल रही है उत्तराखंड के भ्रष्टाचार पे? और आज 6 साल के बाद हरीश रावत जी के ऊपर जिस मुकदमे की ये बात कर रहे हैं, इसमें मैं फिर कह रहा हूं कि दोनों पार्टियां चोर चोर मौसेरे भाई की नीति पे काम कर रही है। इसीलिए हरीश रावत जी भी आश्वस्त हैं, हरक सिंह भाई भी आश्वस्त हैं। उन्हें पता है कि ये दोनों पार्टियां एक हैं, यहाँ छोड़ी तो उधर, उधर छोड़ी तो इधर। और अंदर की बात बता दूं, जो मेरे सूत्र बता रहे हैं कि बहुत जल्दी आप हरक सिंह को जो है भारतीय जनता पार्टी का मेंबर बनते हुए देखेंगे और वो लोकसभा की हरिद्वार में तैयारी करते हुए दिखेंगे। इन दोनों राष्ट्रीय पार्टियों का एक चरित्र है, देश को कैसे लूटना है और कैसे जनता को दिग्भ्रमित करना है, कैसे समाज को जातियों में तोड़ना है। शांति प्रसाद जी, आमतौर पर सूत्र तो खैर मीडिया के होते हैं, लेकिन आपके भी सूत्र बता रहे हैं, तो ये भी देखना होगा। अरुण शर्मा जी, आती हूँ मैं, वापस आती हूँ आपके पास। अरुण शर्मा जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं इस पूरे प्रकरण पर? क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर आरोप जिस तरीके से लगाए जा रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप जिस तरीके से चल रहा है, बीजेपी कांग्रेस को कोस रही है, कांग्रेस बीजेपी को कोस रहे हैं, और ये अक्सर देखने को मिलता है। ऐसे में यूकेडी और आम आदमी पार्टी का साफ ये कहना होता है कि चोर चोर मौसेरे भाई, हरीश रावत जी को कभी सजा नहीं हो पाएगी और ये इस तरीके की चीजें चलती रहेंगी यहाँ पर। इसको कैसे देख रहे हैं आप? यशी जी, मुझे तो ये लग रहा है यहाँ भाजपा के जो प्रवक्ता बैठे हैं, उनके अलावा जितने प्रवक्ता हैं, ये कांग्रेस की जुबान बोल रहे हैं। हाँ, ये मुझे भी लगा। और आप ये देखिए, मजेदार बात ये देख लीजिए, कोई इनमें से कोई ये नहीं कह रहा कि हरीश रावत स्ट्रिंग में नहीं थे। कोई नहीं कह रहा। क्यों भाई हरीश रावत जी थे? अरे भाई साहब, आप समझिए बात को, थे तो जेल क्यों नहीं गए? 1509 करोड़ केदारनाथ घोटाले में हुआ क्यों नहीं कुछ? वो आपका और मेरा काम नहीं है, वो सीबीआई का काम है या कोर्ट का काम है, मेरा और आपका नहीं है। किसके अंडर में? कोर्ट में तो केस जाता है नहीं। 45 अधिवक्ता जो है जाके नैनीताल में सो रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि कोर्ट भी दोषी है, सीबीआई भी दोषी है, सारे दोषी है। मैं दोषी नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कैसे लोकतंत्र में मैनेज कर दुनिया की आंखों में धूल झोंका जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूं, अगर ये सीबीआई का मुकदमा किसी आम आदमी में होता, उसका घर बर्बाद हो चुका होता। और ये अब चुनाव के 8 महीने पहले कैसे बाहर आ गया निजत जिन? क्यों नहीं उसमें पहले प्रोसीडिंग हुई 6 साल तक? तो ये बात उनसे पूछिए ना भाई, उनसे पूछिए जाके, सीबीआई उसी को तो जाके पूछो ना। वो चोर मौसेरे भाई, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि दोनों राष्ट्रीय पार्टियां एक दूसरे को बचाने में लगी है। मुख्यमंत्री कार्यालय में हजारों फाइलें ऐसी फंसी हुई है जिनके ऊपर शांति प्रसाद जी, मैं आप पूरा मौका दूंगी आपको। अरुण जी को अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए प्लीज। अरुण जी, शांति प्रसाद जी, थोड़ी सी शांति बनाकर रखिए। शांति प्रसाद जी प्लीज चिल करिए, थोड़ा पानी पीजिए। शांति भाई जी, हम सब ना डिबेट में आए हैं और हम सबको जो टाइम मिलता है ना एंकर की तरफ से, हमें उसका इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपको जो टाइम मिला आपने भरपूर इस्तेमाल किया, तो जो मेरा टाइम है मुझे इस्तेमाल करने दीजिए। अगर आप मेरे को भी ये मान के चलेंगे कि मैं सीबीआई वाला हूँ या कोर्ट वाला हूँ, तो काम नहीं चलेगा। मैं आप ही के लोगों में बीच में हूँ। जैसे जी, मेरा ये कहना है कि हमारे जितने लोग बैठे हैं, कोई ये नहीं कह रहा कि हरीश रावत नहीं, हरीश रावत थे और कांग्रेस ने 17 का चुनाव इसी स्टिंग की वजह से और हरीश रावत की जिद की वजह से हारा था। ये तमाम लोगों को पता है। अगर हरीश रावत दिल्ली दरबार के कहने पे टाइम पर सुबोध उनियाल को मंत्री बना देते, तो शायद हरीश रावत को यह दिन झेलना न पड़ता। सुबोध उनियाल किनका चेला था? विजय बहुगुणा का, यह भी सबको पता था। क्यों वो सारी की सारी टीम जाके बीजेपी की गोद में बैठ गई, सबको पता है। वो दिन अगर आपको विधानसभा का याद हो, जिस दिन वहां अंतिम बहस चल रही थी बजट पर, उसी दिन 9 कांग्रेस के विधायकों ने कांग्रेस से समर्थन वापस लिया था। क्या आपको याद है कि विधानसभा के अंदर मारपीट भी उस दिन हुई थी? कई मंत्रियों के झापट पड़े थे, कईयों के घूसे पड़े थे, लेकिन आपको वो चीजें याद नहीं है। लेकिन वो किस आदमी की वजह से हुआ? एक आदमी की वजह से, उसकी जिद की वजह से। निश्चित तौर पर देखिए, राजनीति में भी और अगर हम आम जिंदगी में देखें, हर आदमी का एक गोल्डन पीरियड आता है। हरीश रावत का गोल्डन पीरियड तब आया था जब 84 के चुनाव में लोकसभा के
उन्होंने मुरली मनोहर जोशी जो लगातार 3 बार से अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा के मेंबर थे, उनको 3 बार के एमपी को चुनाव में हराया था यंग हरीश रावत ने, और उसके बाद 3 बार हरीश रावत लगातार अल्मोड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी से जीते, जिसकी वजह से मुरली मनोहर जोशी जी को इलाहाबाद में पनाह ढूंढनी पड़ी। ये आपको याद होगा। लेकिन वही हरीश रावत जब मुख्यमंत्री बने विजय बघेल को हटाए जाने के बाद, तो हमें अरुण जी माफी चाहूंगी, मैं आपको यहाँ पर रोक रही हूँ, इसके बाद वापस शुरू आपसे ही करेंगे यहाँ पर। और देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे हैं स्टिंग की जांच की आज तेज हो गई है। देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे हैं स्टिंग की जांच कब तक पहुंची और इसी पर चर्चा। अरुण जी आप अपनी बात को पूरा कर सकते हैं, उसके बाद अन्य पैनलिस्ट का रुख करते हैं। कह रहा था कि जब हरीश रावत मुख्यमंत्री बने थे विजय बघेल को हटाए जाने के बाद, तो हम जैसे तमाम लोग जो उत्तराखंड से ताल्लुक रखते थे, उनको ये उम्मीद थी कि हरीश रावत, क्योंकि पुराने पॉलिटिशियन थे, हरीश रावत को गार्ड गदेरों, नालों, घाटियों, तमाम चीजों की पुख्ता जानकारी थी। तो हमें ये लगता था कि शायद बहुत बड़ा बदलाव इस उत्तराखंड की राजनीति में आ जाएगा। लेकिन चौथे तल पे या बीजापुर गेस्ट हाउस में जो हरीश रावत ने अपना निवास बनाया था, क्योंकि वो मैं खुलेआम कह रहा हूं, वो अंधविश्वासी बहुत है, क्योंकि ये अंधविश्वास की जो मुख्यमंत्री निवास में रहेगा उत्तराखंड के, वो पूरे अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगा। हरीश रावत वहां एक दिन भी नहीं गए, वो बीजापुर में रहे। और उन दोनों जगह पे किन लोगों का जमावड़ा होता था, क्या मेरे साथ जो पैनलिस्ट बैठे हैं उनको ये अच्छी तरह ज्ञात नहीं है कौन कौन लोग क्या क्या काम कर रहे थे? और देखिए, आप सीबीआई के टाइमिंग पे तो उंगली उठा सकते हैं, लेकिन इस घटनाक्रम से आप मुंह नहीं मोड़ सकते। जो घटनाक्रम घटा था उसका हरीश रावत खुद गए थे ना, एयरपोर्ट के गेस्ट हाउस में खुद गए थे, और खुद उन्होंने क्या क्या किस किस से बात की थी ये तमाम लोगों को पता है। और उसके बाद खैर 9 लोग गए, राष्ट्रपति शासन लगा, एक काला धब्बा उत्तराखंड के राजनीति के इतिहास में लगा, ये सबको पता है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा से उन्हें रिस्टेट किया, वो दोबारा मुख्यमंत्री बने। लेकिन इस बीच में जो 1 साल के अंदर घटनाक्रम राजनीति का हुआ, उसने हरीश रावत को 2 जगह से चुनाव हारने पे मजबूर किया। मैं मजबूर किया कह रहा हूं, क्योंकि उससे पहले एक मुख्यमंत्री भुवन चंद खंडूड़ी भी मुख्यमंत्री रहते हुए कोटद्वार से चुनाव हार गए थे, अगर आपको ये याद हो। तो 2 जगह से चुनाव हारे, उसके बाद अगला चुनाव फिर हारे, और पिछले चुनाव में, विधानसभा चुनाव में हिम्मत नहीं कर पाए चुनाव लड़ने की। ठीक है, हरीश रावत बड़े नेता हैं, तमाम जैसे भाजपा में होशियारी जी है या निशंक जी है, उसी तरह हरीश रावत एक बड़े कद के नेता है। उनकी हर जगह एक फैन फॉलोइंग है, हर जगह। देखिए अरुण जी, यहाँ पर शांति प्रसाद जी ने कहा कि 6 साल तक भारतीय जनता पार्टी चुप क्यों रही? नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी का सवाल कहाँ आ गया? ये सीबीआई का सवाल है, सीबीआई कोर्ट का सवाल है। कोर्ट ने तारीख लगाई है ना सीबीआई के, भाजपा ने तो नहीं लगाई है ना। ठीक है, टेक्निकल, अगर आप टेक्निकल बात करेंगे तो टेक्निकल चीजों पे आइए। हाँ शांति प्रसाद जी, अगर आप पॉलिटिक्स की बात करेंगे तो राजनीति की बात करेंगे। भाई मेरा पत्रकार है, भाई से जरा पूछना कोर्ट में फाइलें कैसे दबती हैं और किन के इशारों पे दबती हैं। अरे भाई साहब, मैं आपकी कृपा पे पत्रकार नहीं हूँ, मैं अपनी पढ़ाई लिखाई के मुझसे पत्रकार हूँ। तो आपको ये पता नहीं है कि मुझसे मत पूछिए, दबती हैं? आप एंकर से बात कीजिए, बहस कर रहे हैं आप, एंकर से बात कीजिए। मैं यही कह रहा हूँ। शांति प्रसाद जी वो वरिष्ठ पत्रकार है। कोई कह रहा हूँ कि उत्तराखंड में फाइलें कैसे दबती हैं, कैसे मुख्यमंत्री कार्यालय में फाइलों का जो है बेड़ा गर्क होता है, कोर्ट का अपमान कर रहे हैं, फाइलों का दर्द होता है, कैसे उम्र कैदी जो है अरुण जी एक सेकंड, सब पता है हमको। और हरीश रावत जी को अगर सीबीआई, अगर इतना बड़े राज्य के अंदर इतना बड़ा घोटाला हो गया, सरकार गिरी, लोकतंत्र की हत्या हो गई, उसके बावजूद कौन है, इस बात को समझने की जरूरत है। ये कह के काम नहीं चलेगा कि सीबीआई में जो है फाइल लंबी चल रही है, डेटें लंबी पड़ रही हैं, ये कह के काम नहीं चलेगा। इस बात को समझने की जरूरत है। मेरा किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ बोलने का नहीं है, मेरा ये कहना है कि आप सीधे देखिए शांति प्रसाद जी, आप सीधे सीबीआई पर सवाल खड़े कर रहे हैं।
सीधा सवाल सीबीआई पर ही खड़े हो रहे हैं कि भाई सीबीआई ने नहीं किया, और क्योंकि और बीजेपी से पूछना। सुनिए यसी जी, जी सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि सीबीआई इतने बड़े लोकतंत्र की हत्या के मामले में इतनी उदासीन क्यों है, ये है मेरा सवाल। चलिए मैं आती हूँ मनीष खंडवाल जी क्या कहना चाहते हैं? मनीष खंडवाल जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? मनीष खंडवाल जी तक शायद आवाज आपको आवाज आ रही है हमारी? नहीं आ रही है। मनीष खंडवाल जी की आवाज जरा चेक की जाए। रविंद्र जी जी क्या कहना चाहते हैं? शांति प्रसाद भट्ट जी ने कई आरोप लगाए हैं। देखिए, शांति प्रसाद भट्ट जी ने सब कुछ कहा, मगर एक बात उन्होंने बिल्कुल नहीं कही कि भाई अगर इसमें कोई भ्रष्टाचार हुआ है, इस तरीके का कोई काम हुआ है, उसकी जांच होनी चाहिए। अरे जेल भेजो ना भाई। सुन दो ना शांति भाई, मैंने बड़े प्यार से बड़े धैर्य से सुना आपको, बड़े धैर्य सुना। आप बहुत बढ़िया उत्तराखंड को बर्बाद हुए वे, बर्बाद कर दिया तुमने 23 साल। ये कभी सीबीआई, कभी ईडी, कभी बीडी, इससे बर्बाद कर दिया। कार्रवाई एक पे नहीं हो रही है भाई। ये बताइए कि 6 साल में इस पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई? केदारनाथ घोटाले पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई, ये बताइए आप। इस पे बोलिए, बहुत बात करिए। प्रेमचंद अग्रवाल प्यारा है, विधानसभा घोटाला है। उत्तराखंड में नौकरियां बिक रही हैं, नेता आपके सही हैं, सरकार आपकी सही है। लोकायुक्त कानून पर हाईकोर्ट फटकार लगा रहा है, कानून को परवर समिति में भेज रहे हैं। अरे नौटंकी कब तक चलेगी भाई, इसको बताइए आप। जनता की आंख में धूल झोंकना बंद कीजिए। यसी जी, ये ऐसे तो डिबेट का आनंद नहीं आता कि जब डिबेट का आनंद, ये देखो डिबेट कोई नौटंकी नहीं है, डिबेट में सवाल है, आप सवाल का जवाब दीजिए। शांति भाई अभी शांति प्रसाद जी, पानी पी लो। शांति प्रसाद जी क्या खक्कर आए आज आप? इतना क्रोध नहीं, इतना क्रोध नहीं। शांति प्रसाद जी मेरी बात सुनिए, शांति प्रसाद जी मेरी बात सुनिए। डिबेट का एक डेकोरम होता है, उसे मेंटेन करना चाहिए, ठीक है? आपकी पीड़ा मैं समझ रही हूँ, लेकिन आप सामने वाले को जवाब देने का मौका भी तो दीजिए, या फिर मैं पूरा समय आपको ही दे दूं। अभी सबके सब कंप्लेन करने लगेंगे कि हमें तो एंकर वक्त ही नहीं देता। आप समझते क्यों नहीं है? हमें तो सभी को बराबर टाइम देना है। रवींद्र जी, आप फटाफट अपनी बात को पूरा करिए और शांति प्रसाद भट्ट जी पूछ रहे हैं, इसका जवाब दीजिए। अब शांति प्रसाद जी को भी क्या मैं ही जवाब दूं? बीजेपी के प्रवक्ता आप हैं या मैं हूं? यशी जी, ये पीड़ा है या कीड़ा है, ये तो ये विपक्षी बताएगा कि लगातार इनके ऊपर ये आरोप है कि भ्रष्टाचार के ऊपर ये जरा सा भी आवाज नहीं उठाते भ्रष्टाचार के खिलाफ। ये तमाम सवाल हमारे से पूछने लगते हैं, जिसके ऊपर हाँ मनीष जी, मैं इसके बाद आती हूँ आपके पास। उसके ऊपर इन्होंने कोई किसी भी व्यक्ति ने ये कहने की जरूरत नहीं करी कि भाई ये उस समय लोगों ने देखा, ये स्टिंग हुआ है, इसकी सच्चाई में तय तक जाना चाहिए। मैं छोटी सी बात कहूंगा, अभी इन्होंने कहा कि जो है सीबीआई ईडी का दुरुपयोग हो रहा। आप मुझे बताइए ना, ये सारे विपक्ष इकट्ठे क्यों हैं? किसी के ऊपर चारा घोटाला, किसी के ऊपर जमीन के बदले नौकरी देने का घोटाला, किसी के ऊपर शराब का घोटाला, किसी के ऊपर। रवींद्र जी देखिए, शांति प्रसाद भट्ट जी कह रहे हैं आप हरीश रावत जी को जेल भेज दीजिए, लेकिन आप विधानसभा अध्यक्ष जब उस समय भर्ती, जो विधानसभा में भर्ती घोटाला हुआ, प्रेमचंद अग्रवाल जी, उनको जेल क्यों नहीं भेज रहे आप? और जो भर्ती घोटाले हुए उन पर जेल क्यों नहीं भेजा आपने, जिन लोगों के नाम आए? वो सिंपल सा ये सवाल पूछ रहे हैं, इसका जवाब अगर यदि है तो दीजिए, नहीं तो मैं मनीष खंडवाल जी के पास जाती हूँ। जेल आप भेजेंगे या मैं भेजूंगा? आप बताइए, आप भेज सकती हैं जेल या मैं भेज सकता हूँ? जेल भेजने का सुनिए शांति भाई, आपको नॉलेज नहीं है थोड़ी सी, मैं फिर आपका इज्जत बहुत करता हूँ, लेकिन नॉलेज नहीं है आपको, हल्की थोड़ी आप ना उसमें जोश में आ जाते। 5 साल मंत्री रहे, क्यों रहे? आपको यही नहीं पता कि कोर्ट का क्या काम होता है। आप कोर्ट की बात करते हैं तो कहते हैं कोर्ट में फाइलें दब जाती हैं, आप कोर्ट का ही सम्मान नहीं करते। तो भैया आपके कहने से थोड़ी ना सजा हो जाएगी, आप कह दोगे भैया ये गलत है, उनने कहा झूठ हम नहीं सहेंगे। ना खाता ना भाई, जो आपने कह दिया वो सही है। रवींद्र जी रुकिएगा सर। मनीष खंडवाल जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ जी आ रही है जी, आप अपनी बात को पूरा कर सकते हैं। आपको सवाल पूछना पड़ेगा क्योंकि मेरे को तब तक किसी की बात सुनाई नहीं दी। मनीष जी, यहाँ पर शांति प्रसाद भट्ट जी बीजेपी पर कई आरोप लगा रहे हैं, सीबीआई ईडी पर सवाल उठा रहे हैं, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप यहाँ पर किसी की चर्चा में आपने किसी की भी बात नहीं सुनी?
दो आधी लाइन सुनाई देती थी, बाकी गायब हो जाती थी सारी डिबेट। नेटवर्क इशू है शायद, नेटवर्क इशू नहीं, है। आज सुनाई नहीं देगा, कनवाल जी की मजबूरी है बेचारों की। अरे मेरे को सब सुनाई देता है, डिजिटल इंडिया है ना ये। चलिए मोदी जी है। मनीष जी जवाब दीजिए। पकौड़े पकौड़े वाले ने मनीष जी डिजिटल इंडिया बनाया, सवाल पकौड़े आपने तलने सुना, वाले ने- मनीष जी सवाल आपने सुना, जवाब दे दीजिए प्लीज। इसका तो मैं जवाब पहले दे चुका हूँ मैडम, ये तो मेरे ओपनिंग रिमार्क्स थे इस पे। तो ना कुछ नहीं, मेरे बड़े भाई पत्रकार साथी बैठे, उन्होंने निश्चित रूप से कुछ ना कुछ हरीश रावत जी पर टिप्पणी करी होगी, उन्हीं का बता दीजिए, उन पर जवाब दे दूंगा। अरुण जी बैठे हैं। ठीक है, ठीक है अरुण जी। शांति प्रसाद भट्ट जी जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं, हालांकि उनको जवाब देने की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि हरीश, अब ये लोकसभा चुनाव से जोड़ के देखा जा रहा है कि भाई लोकसभा चुनाव नज़दीक है, हरीश रावत जी पर जांच की आंच जो है वो तेज हो गई है और विपक्षी दल इस मौके का फायदा उठाकर अब आक्रोशित है, रोष व्याप्त कर रहे हैं, रोष दिखा रहे हैं, जो भी जिस तरीके से अपना एक एजेंडा क्रिएट कर रहे हैं। इसे हम कैसे लें? क्योंकि देखिए एक और जहाँ पर चुनाव है, दूसरी तरफ हरीश रावत, देखिए हम कह सकते हैं कि कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं हरीश रावत जी, और पिछली बार विधानसभा चुनाव के टाइम पे भी हमने देखा था कि उन्होंने किस तरीके से अपने आप को लाइमलाइट में लाने के लिए क्या कुछ किया था, और इस बार भी वो लाइमलाइट में है, आना नहीं चाह रहे होंगे, लेकिन फिर भी वो आ गए हैं। कैसे देख रहे हैं इसको? यशी जी, मैं तो शांति भाई को एक चीज ही कहूंगा, सबसे पहले कि प्लीज अशांति मत फैलाइए, शांति रहने दीजिए। एक बात निश्चित तौर पर आपके अंदर बहुत गुस्सा है, लेकिन आप अपने दो आदमियों से तो पूछ लीजिए, दो अलग अलग सरकारों में मंत्री रहे, पहले उनसे तो पूछ लीजिए। आपके ही लोग थे मंत्री, हमारे लोग नहीं थे। दूसरी चीज, आपने ये कहा कि ये राजनीति तेज हो गई है। निश्चित तौर पर देखिए, जब इलेक्शन आता है तो बहुत सारी चीजें निकल के बाहर आती है, वो हर इलेक्शन का है। अगर मैं आपको एक चीज बोलूं कि जिस दिन अगले साल मार्च में या अप्रैल में जिस दिन भी आचार संहिता लगेगी, आप तमाम अखबार और तमाम मीडिया रिपोर्ट को उसके बाद उठा के देख लीजिएगा, सरकारों के कपड़े फटने शुरू हो जाते हैं। केवल तभी तक मीडिया वाले चुप रहते हैं जब तक सरकारें चल रही हैं, क्योंकि उन्हें मौका नहीं मिलता, बहुत सारे चीजें होती है और वो जो भी है। अरे भाई जी, आपकी भी तो सरकार थी, राजीव जैन बुला के देता था। आप पत्रकार है ना, पत्रकारों को भी तो क्रेडिट देना चाहिए ना किसी चीज का। नेताओं में तो आप आरोप बड़ी जल्दी लगा देते हैं, पत्रकारों को भी तो देखना चाहिए ना। आचार संहिता लगने के बाद करेंगे, क्योंकि तब तक तो विज्ञापन लेना, माल लूटना है। हाँ बिल्कुल सही बात है, इसमें गलत क्या है? ये बोलिए, गलत क्या है भाई? बोलिए। 5 साल तक आपको कोई आदमी छाप रहा है, दिखा रहा है, तो उसको मौका इलेक्शन में तो मिला है, बाकी तो मिला है। बस इतना बहुत है, धन्यवाद। रवींद्र जी, मैं आऊंगी इसके बाद। इसीलिए गोदी मीडिया एक शब्द कहा गया है। मनीष खंडवाल जी, मेरे डिबेट शो में बैठकर अगर आपने गोदी मीडिया कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, क्योंकि मैं मीडिया के खिलाफ एक भी शब्द कतई बर्दाश्त नहीं करूंगी। वो पत्रकार कोई और होते होंगे, हमारी डिबेट में हम कभी भी किसी के फेवर की बात नहीं करते। नहीं मनीष जी, वो डिबेट शो कोई और होते होंगे जहां पर गोदी मीडिया चीख कर कहा जाता होगा। मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूंगी इस तरीके के शब्द, नहीं करेंगे तो मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूंगी। मनीष खंडवाल जी, नहीं करिए तो ना करिए, मेरी सेहत पे क्या फर्क पड़ रहा है उस बात से? मनीष जी प्लीज, आई एम सॉरी टू से, लेकिन अगर आपको इस तरीके से बात करनी है तो आप इस डिबेट शो से जा सकते हैं। अगर आपको पक्ष नहीं रखना है, आप जा सकते हैं, यू आर फ्री। मुझे आपकी आवाज नहीं, दोबारा बोलिए, क्या कह रहे हैं? मनीष जी, अगर आपको इस तरीके से बात करनी है, आप इस डिबेट शो से जा सकते हैं। मैंने किस तरीके से बात की, पहले आप मुझे समझाएंगे? मनीष जी, आप गोदी मीडिया कैसे कह सकते हैं? गोदी मीडिया है जो पैसे लेके खबर दबाती है, वो गोदी मीडिया है। आप पैसे लेके खबर दबाते हैं? मनीष जी, आप जा सकते हैं। मनीष जी, आप जा सकते हैं यहाँ से। अगर आप पैसे लेके खबर नहीं दबाते तो गोदी मीडिया नहीं है। आपने पूरे मीडिया को लपेटा है। मनीष जी, पर्टिकुलर आप अगर किसी को टारगेट करना चाहते हैं, नाम लेके कहिए। मीडिया में हम भी आते हैं, अरुण शर्मा जी भी आते हैं। पैसे लेकर जो अपने अरुण शर्मा जी ने ये कहा कि और मनीष जी, आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। मैंने आपसे सवाल पूछा, आपको आधे से ज्यादा लोगों की बातें समझ नहीं आई, आपके पास सवाल के जवाब नहीं थे, और आप यहाँ पर बैठकर गोदी मीडिया कर रहे हैं। मैं यहाँ पर ये सब सुनने नहीं बैठी हूँ। रवींद्र जी, तो यू आर गोदी मीडिया। देखिए
एक शब्द बार बार शब्द आता है मीडिया को लेकर, ठीक है, मुझे नहीं पता क्या सच्चाई है क्या नहीं है, लेकिन देखिए मैं यशी जी एक बात कह सकता हूं, हमने साबित किया है, धामी जी के नेतृत्व में साबित किया है दोबारा प्रचंड बहुमत का। तो भैया लोग हमें दिखाएंगे, हमें छापेंगे, धामी जी को दिखाएंगे, मोदी जी को दिखाएंगे, आपको नहीं दिखाएंगे। 11 से 19 हुए हैं सिर्फ, आपसे नहीं करेंगे। अगर पूछा जाएगा, सवाल भी होगा, हमसे होगा, तारीफ भी होगी तो हमारी भी होगी। तो इसमें क्या आप इसमें कौन सी मीडिया, गोदी मीडिया, कौन सी मीडिया आप करेंगे, आप बताइए ना। तो ये कहीं ना कहीं देखिए यशी जी, ये जिस तरीके से कांग्रेस का बर्ताव है, ये नकारात्मक अपनी एनर्जी पे ज्यादा वेस्ट कर रहे हैं। उसके बाद जब रिजल्ट इनके पक्ष में नहीं आता तो फिर ये तरह तरह की बातें करते हैं। कहीं ना कहीं हरीश रावत जी के ऊपर जो ये जांच का अभी सिस्टम चला है, इसको इनको सबको स्वीकार करना चाहिए कि अगर जांच हो रही है, हार जाएंगे, आपको पता लग जाएगा। वॉइस राजेश मिश्र जी, अरे कणवाल जी, जनता क्या करेगी, पता लगेगा अभी आपको, जनता क्या करेगी, हम हारेंगे या हम जीतेंगे, आपको सब पता लगेगा। राजेश जी फिलहाल आप कुछ कहना चाहते हैं इस म्यूट पर? कर दीजिए को, तब मैं कुछ कह पाऊंगा। जी राजेश जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी मैं आपके माध्यम से ही कहना चाहूंगा कि हमारे वरिष्ठ पत्रकार बैठे हैं अरुण भाई साहब, मैं इनको सुन रहा था, इन्होंने 2 बातें कही। इन्होंने कहा कि स्टिंग में सारे लोग जो बैठे ये मानने को तैयार नहीं है कि हरीश रावत जी उस स्टिंग में है या हम ये कहते हैं इसकी प्रामाणिकता हमारा काम या अरुण शर्मा जी का काम नहीं है कि वो तय करें कि इसमें हम लोग क्या कहना चाहते हैं, क्या नहीं कहना चाहते हैं। अगर हमने सब कुछ सोच के किसी को आरोप अगर उससे लग रहे हैं तो तय कर दिया, अपना जुडिशरी किस काम के लिए बैठी हुई है, ये कैसे चाहते हैं कि हम लोग उस फिल्म को देखकर इस तारीख हरीश रावत मैं बीच में इंटरप्शन में नहीं कर रहा हूँ, तो सारी आप समझ देखिए, अगर मैं नहीं कर रहा हूँ तो प्लीज आप भी मत कीजिए। दूसरा मैं ये कहता हूँ, इन्होंने कहा कि सबने यहाँ मिलकर पक्ष लिया। मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये आप कैसे नहीं लिया? इस हिसाब से जैसे आप अपनी बात करते हैं, मुझे लग रहा है आप बीजेपी का पक्ष रहे, जबकि आपका काम न्यूट्रल रहना है। आप दोनों पक्षों को सुनेंगे, उसके बाद अपनी बात रखें तो वो ज्यादा बेहतर समझ आएगी। अब मैं इस हिसाब से आपको कहने लग जाऊं कि आप बीजेपी के पत्रकार हैं तो क्या वो अच्छी बात रहेगी? हम विपक्ष हैं, हम आपकी जय जय क्यों करें? जय जय वाले काम कीजिए। जय किस प्रकार से होगी? हम कह रहे हैं कि अगर देहरादून के मेयर पे इतने सारे आरोप लग रहे हैं संपत्ति के, सीबीआई की जांच करवाइए, हम आपके साथ हैं। आप अंकिता भंडारी के मामले हम आपके साथ हैं। प्रदेश भर के अंदर बेरोजगारों के लिए जिस प्रकार से काम हो रहे हैं, जिस तरह से नकल हो रही है, आप उस पर कहिए हम आपके साथ हैं। जहां पे साथ होने की जरूरत होगी हम रहेंगे ना आपके साथ। यूसीसी पे आम आदमी पार्टी ने अपना स्टैंड क्लियर रखा है, उसने कहा हम बताइए यूसीसी के हम आपके साथ है, देश का भला हो रहा है। अभी तक मैं 2 बार यूसीसी के डिबेट में बैठ चुका हूं, कोई बीजेपी का प्रवक्ता, कोई पत्रकार यह बताने को तैयार नहीं है कि यूसीसी से हमारे देश के, हमारे प्रदेश के लोगों का क्या फायदा होने वाला है। तो हम ये समझ के कैसे चले कि आप जो कह रहे हैं वो बातें सारी सही है। और मैं रविंदर भाई को भी कहना चाहूंगा ये सीधी आपके माध्यम से कि जीवन भर केंद्र में ये बैठने वाले नहीं है। केंद्र में सत्ता आती रही है, जाती रही। जो खेल ये जनता को दिखा रहे हैं, विपक्ष को दिखा रहे हैं, ये भूले ना कि जब समय आएगा तो ये जो खेल है ना, ये दुगना विपक्ष भी इनके साथ करेगा। जितने भ्रष्टाचारी है और पार्टियों में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उससे ज्यादा भ्रष्टाचारी इनकी पार्टियों में नजर आएंगे और पकड़ के उन सबको सीबीआई ईडी वाले जेल डालेंगे। उस दिन हम विपक्ष में इनसे पूछेंगे कि आपने क्या काम किया। ठीक है, मनीष खंडवाल जी से बात कर रहे हैं। मनीष खंडवाल जी अनम्यूट कीजिएगा। भारतीय जनता पार्टी की जो शुरू से मंशा दिखाई दे रही है सीबीआई वाले इसमें एक्ट में, अगर आज हरीश रावत जी ना कांग्रेस को छोड़ के भाजपा में चले जाते हैं तो शुभेंदु अधिकारी की तरह जो बहुत सारे नेता बंगाल में भी हैं, पूरे देश में फैले हुए हैं, उन सब की तरह हरीश रावत जी के ऊपर भी जांच बंद हो जाएगी। परंतु क्योंकि हरीश रावत जी सच्चे हैं इसलिए वो कहीं जाने वाले नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को अब की बार उत्तराखंड में 5 की 5 सीटें हारनी है और उसका मेन कारण ये बनेगा कि जैसे जैसे आप जो आपने जनता का तो पता आपने क्या करा हुआ है, महंगाई बढ़ाकर, बेरोजगारी बढ़ाकर, जैसे जैसे आप जनप्रिय नेताओं को दबाने की कोशिश करेंगे वैसे वैसे उसका एक्शन का रिएक्शन होगा और मोदी जी की एंड कंपनी को यहाँ से भागना पड़ेगा। बिल्कुल स्पष्ट है ये। ठीक है रविंद्र जी।
अनम्यूट कीजिएगा रविंद्र जी। कांग्रेस से जब भी कोई मूल प्रश्न करो ये महंगाई और बेरोजगारी की बात करने लग जाता है। इनके हमारे पड़ोस के राज्य में इनकी सरकार है, वहां पे 100 रुपए लीटर तेल बिक रहा है, महंगाई का तो ये आलम है। और मेरे ख्याल से बेरोजगारी का क्या आंकड़ा छू रहा है ये सबको पता है। तो हमें दिखा दीजिए वहां के लड़के कितने आपने आईएएस बना दिए, पीसीएस बना दिए, या और पटवारी लेखपाल क्या क्या बना दिए। भैया 6 साल की तुम्हारी लगातार सरकार है। अरे सुन लेना, अरे फिर वही लगा रहे हो। ये आम आदमी पार्टी की तरह ना किया करो, जब कोई आरोप लगे हम क्या करें, हमारे पास तो है ही नहीं, हम कुछ हमें करने नहीं देता, अमित शाह जी हमें करने नहीं देते। अरे फिर वही आम आदमी पार्टी पुरानी सरकार, 6 साल पुरानी कांग्रेस हो, आप कांग्रेस हो, आपको ये पता होना चाहिए आपकी राजनीति करने। आप आम आदमी पार्टी की बात कर लो, कहा जा रहा है हिमाचल प्रदेश। अरे भाई हिमाचल प्रदेश की तो बात करेंगे, आपकी सरकार आप बताओ ना महंगाई क्यों है? यहाँ 93 रुपए लीटर तेल है, वहाँ 100 रुपए लीटर क्यों है? गुजरात में 27 भाई हिमाचल में यहाँ से सरकार है, देहरादून से 28 किलोमीटर दूर है, 32 किलोमीटर दूर है हिमाचल। वहाँ पे लोग वहां से यहाँ देहरादून में डलवाने आ रहे हैं मध्य प्रदेश में क्या रेट है? आप वहाँ पे तेल बेच रहे हैं, यहाँ से 8 रुपए महंगा। महाराष्ट्र का आइडिया आपको बिजली की बिजली का रेट क्या है पता है हिमाचल में? हिमाचल में बिजली की रेट क्या है? आप जब बताओ ना, आपकी बेरोजगारी का आंकड़ा बताओ ना, बेरोजगारी का राजस्थान का बता दो, राजस्थान बता दो, सबसे ज्यादा राजस्थान बताओ ना। मनीष खंडवाल जी, रविंद्र जी, अगर आरोप प्रत्यारोप हो गए हो तो मुद्दे की बात कर ले हम, अगर आप लोगों की इजाजत हो। नहीं, मुद्दे की बात है। आप महंगाई बेरोजगारी के मुद्दे पे बात करते हैं ना, आपने महंगाई बेरोजगारी की बात करी तो इनके स्टेट का उदाहरण देना चाहिए इन्हें। ठीक है, अरुण शर्मा जी अंतिम प्रतिक्रिया मैं आपकी लूंगी। अरुण शर्मा जी, देखिए, अभी मैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता की बात सुन रहा था, तो इन्होंने कहा कि ये हमारा और आपका काम नहीं है कि स्टिंग में हरीश रावत है या नहीं है। तो भाई जब सीबीआई वही काम करने के लिए वही सैंपल के लिए बुला रही तो फिर तकलीफ क्या है? किसी को तो प्रूव करना पड़ेगा कि आखिर वो सही है या गलत है। देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूं, हम सीबीआई के टाइमिंग पे तो सवाल उठा सकते हैं, लेकिन हम हरीश रावत के कृत्य पर सवाल नहीं उठा सकते। जो सामने दिख रहा है वो सबके सामने है। अभी तो ये इतनी देर से बहस हरीश रावत में ही चल रही थी, अब तो आप मदन मिश्र की बात भूल गए पूरे डिबेट में, आप उमेश शर्मा की बात भूल गए पूरी डिबेट में, हरक सिंह रावत की बात भूल गए डिबेट में। तो क्या अलग अलग स्टिंग में ये सब लोग शामिल नहीं थे? और ये जो हरीश रावत का स्टिंग हुआ, ये उमेश शर्मा ने किया। जो हरक सिंह का घर पे स्टिंग हुआ, वो हरक सिंह और मदन मिश्र थे। तो एक बात बताइए, हम जब देख रहे हैं जिनको सामने, जिनकी आवाज सुन रहे हैं, तो अगर उनके अरुण शर्मा जी, माफी चाहूंगी, वक्त की कमी है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे हैं स्टिंग की जांच की। आज अब हरीश रावत के पास एक बार फिर से पहुंच चुकी है और हरीश रावत की मुश्किलें कहीं ना कहीं बढ़ सकती है। और उत्तराखंड गौरव साहित्य सम्मान समारोह कार्यक्रम में आपको ले चलते सीधी तस्वीर आपको दिखा देते, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए हैं। सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। उत्तराखंड गौरव साहित्य सम्मान समारोह कार्यक्रम, उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान, और अपने प्रदेश का ही नहीं बल्कि देश के शीर्षस्थ सम्मानों में एक सम्मान है ये जो आज यहाँ पर दिया जा रहा है, जिसकी आप सब साक्षी हो रहे हैं। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए निवेदन कर रहा हूँ भाषा विभाग के सचिव श्रीमान विनोद प्रसाद रतूड़ी साहब से कि वे मुख्यमंत्री महोदय को अंग वस्त्र भेंट कर सम्मान करने का कस करेंगे। श्रीमान विनोद प्रसाद रतूड़ी जी, मेरा निवेदन है निदेशक भाषा संस्थान श्रीमती स्वाति एस भदौरिया जी से कि वे मुख्यमंत्री जी को पौधा भेंट कर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कस करेंगे। और यहाँ पर तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहाँ पर मेरा निवेदन उत्तराखंड गौरव साहित्य सम्मान समारोह कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए हैं, जहाँ पर उनका सम्मान किया जा रहा है, अंग वस्त्र भेंट किए गए। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। निदेशक महोदय से मेरा निवेदन है कि भाषा मंत्री जी को पौधा भेंट करने का कस करें। मेरा निवेदन है श्रीमान रतूड़ी जी से कि आप समारोह के अध्यक्ष क्षेत्रीय विधायक श्रीमान खजान दास जी को अंग वस्त्र भेंट करने का कस करेंगे। श्रीमान रतूड़ी जी।
निदेशक महोदया से मेरा पुनः निवेदन है कि अध्यक्ष जी को पौधा भेंट करने का कष्ट करें। मेरा निवेदन है श्री बी.आर. पासवान जी वित्त नियंत्रक महोदय से कि आप श्री मोहन बिष्ट विधायक लाल कुआं आपको अंग वस्त्र भेंट करने का कष्ट करेंगे। श्रीमान पासवान जी। सुश्री जसविंदर कौर उप निदेशक महोदया से मेरा निवेदन है कि श्रीमान मोहन बिष्ट जी को पौधा भेंट करने का कष्ट करेंगे। सुश्री जसविंदर कौर। पासवान साहब पौधा भेंट करेंगे। मेरा निवेदन है श्री बी.आर. पासवान जी से कि रानीखेत के लोकप्रिय विधायक श्रीमान प्रमोद नैन और उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान समारोह कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए हैं, जहां पर उनका स्वागत किया गया अंगवस्त्र भेंटकर। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में कई बच्चे भी शामिल हुए। देवभूमि के दंगल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ ज़रिया। नमस्कार।